हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे। मैं भी चंपी वम्पी करके बैठी हुई हूँ। ऑयलिंग करना चाहिए, इससे बाल अच्छे होते हैं, सुना है मैंने। अच्छा, तो कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। हम सब यार रोना रोते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल राज करा, हमने ये लड़ाई लड़ी, हमारे इतने सैनिक शहीद हुए, हम बहादुर थे बहुत ज़्यादा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यदि आप इतिहास में जाएँ ना, तो जो सबसे पहला युद्ध, जो सबसे बड़ा ट्रेड बेंचमार्क युद्ध हुआ था, जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं, हम शायद वहीं पर जीत सकते थे, क्योंकि उस समय 18,000 सैनिक भारत के पास थे और 300 सैनिक अंग्रेजी सेना के पास। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 18,000 सैनिकों ने 300 लोगों के सामने घुटने टेक दिए। सोचने वाली बात है ना। उस समय भारत की बहादुरी इतनी ऊंची मानी जाती थी, एक सैनिक को 5 अंग्रेजी सैनिकों से लड़ने के योग्य माना जाता था। तो कहीं ना कहीं खोट हमारे अंदर रही होगी। क्यों? क्योंकि हमारा देश हज़ारों साल से सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहते थे कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस समय, आज से मतलब समझ लो 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास, देश का जो पॉपुलेशन था 10 करोड़ के आसपास का था, और अंग्रेजी सत्ता ब्रिटिश जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 50,000 थी। कैसे उन्होंने हम पे रूल कर लिया? कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कमी थी, और उसको मैं आज इसलिए लेकर आना चाहती हूँ ताकि वो सिचुएशन आज की डेट में फिर से ना हो। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल इनिशियल से, जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। वास्को डी गामा को कहा जाता है, हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि वास्को डी गामा ने हमारे देश की खोज करी। वास्को डी गामा समझ लो 1492 90 के आसपास हमें माना जाता है कि भाई उसने हमारे देश की खोज करी, यहाँ पे इंडिया की। लेकिन आपको पता है कि वास्को डी गामा के दादा और पिताजी के टाइम से पहले का भी हमारा देश है, उससे पहले भी हज़ारों साल से हमारा देश चला आ रहा है। तो आखिर वास्को डी गामा को क्यों माना जाता है हमारे देश का खोजकर्ता? और वास्को डी गामा की जो इमेज हमारे देश में बनाई गई है हिस्ट्री में, वो बिल्कुल विपरीत बनाई गई है। उसको माना जाता है वो बहुत बड़ा सेनापति था, युद्ध करता था, उसने समुद्री रास्ते से देश की खोज करी। परंतु उस टाइम पे 14वीं 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा सही शब्दों में एक लुटेरा था पुर्तगाल का, एक माफिया था पुर्तगाल का। अब मैं आपको और हिस्ट्री की तरफ लेके जाती हूँ। दरअसल 14वीं 15वीं शताब्दी में ना क्या होता था, जो यूरोप था बहुत ही गरीब देश था। यूरोप में ना तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे, ना ही कोई एग्रीकल्चर का साधन था, और इंडस्ट्रीज तो थे ही नहीं। वहाँ पे इतनी गरीबी थी कि लोग सिर्फ मार काट करके, लूटपाट करके ही एक दूसरे का आजीविका चलाते थे। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो यूरोप में 2 देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, एक स्पेन और एक पुर्तगाल। इन 2 देशों में हमेशा कंपटीशन होता था। ये लूटपाट करके, जहाज़ों को लूट करके उसकी संपत्ति अपने पास रख लेते थे। अब हुआ ये कि बीच में इनकी लड़ाई इस तरह से बढ़ गई कि यार जो लूट का सामान आ रहा है वो स्पेन रखेगा कि पुर्तगाल रखेगा। तो उस टाइम क्रिश्चियनिटी की जो सरकार थी, जो धर्म सत्ता थी, पोप 6 की थी। पोप 6 ने ये अध्यादेश जारी कर दिया कि जो पूर्वी हिस्सा है विश्व का, वो पुर्तगाल लूटेगा और उसकी संपत्ति अपने पास रखेगा, और जो पश्चिमी हिस्सा है वो स्पेन लूटेगा। जिस तरह से माना जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, उसी तरह से माना जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, जो कि पश्चिमी हिस्से में था। अब मैं आपको बताती हूँ आखिर वास्को डी गामा भारत पहुँचा कैसे और कोलंबस अमेरिका पहुँचा कैसे। हुआ ये था कि 14वीं 15वीं शताब्दी में, जब भाई आप क्रिश्चियनिटी की सरकार को देख रहे हैं यार, उन्होंने पूरे विश्व को अपनी संपत्ति बना रखा था और लूट का अध्यादेश जारी कर दिया। जैसे उनके बाबूजी के घर हो, विश्व का पश्चिमी हिस्सा तुम लूटोगे, पूर्वी हिस्सा पुर्तगाल लूटेगा। खैर, कितनी खतरनाक हो सकती है क्रिश्चियनिटी वाली उस टाइम की सोच, आप देख सकते हो। इसके बाद क्या हुआ कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाल था, उसको हक मिल गया पूर्वी देशों के तरफ जाने का, और तो उसी के चलते वास्को डी गामा ने कदम रखा हमारे देश में। मेरे ख्याल से 1420, एक मिनट,
मी चेक द डेट। हाँ, 1498 20 मई को वास्को डिगामा ने कलिकट में आया और उस टाइम वहाँ का राजा झमोरीन था। कौन था? झमोरीन। ठीक है, झमोरीन के राजा, झमोरीन जो वहाँ का जो नवाब था, उससे उसने रिक्वेस्ट करी। क्यों? क्योंकि वास्को डिगामा जानता था कि अतिथि देवो भव की कल्पना उस टाइम हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी। झमोरीन ने उसको मदद करी, अपने यहाँ रहने के लिए जगह दी और थोड़े टाइम बाद ही झमोरीन की हत्या करके कलिकट का पे वास्को डिगामा ने अपना राज बना लिया। मतलब जिसने उसके ऊपर मर्सी दिखाई उसी का गला काट दिया उसने। और बाद में वहाँ वो कलिकट का जो वहाँ का समुद्री वो था, रास्ता था, बंदरगाह वगैरह, वहाँ के जो भी जहाज़ जाते थे वहाँ से वो टैक्स वसूल करता था और जो जहाज़ टैक्स नहीं देते थे उनको समुद्र में डुबाने का भी काम करता था। यानी वास्को डिगामा जी को जो हीरो का एक रोल दिया गया था, एक्चुअली में वो एक माफिया था, एक लुटेरा था। सेम हुआ कोलंबस के साथ। जब कोलंबस अमेरिका गया तो उसने क्या करा, अमेरिका की जो मूल प्रजाति थी रेड इंडियंस को मार करके उसने शुरू करा लूटपाट। दरअसल वो एक नराधम था जो लोगों को पैसों के लिए, सोने के लिए लूटता था। कोलंबस ने ऐसा कई वर्षों तक करा, 15 वर्षों तक करके जब वो अपनी पूरी संपत्ति स्पेन भेजता था तो लोगों को समझ में आया, स्पेन के लोगों को, कि यार अमेरिका तो बहुत रईस है, बहुत पैसे हैं उसके पास, अपन इस पर कब्ज़ा करते हैं। और स्पेन की आर्मी ने कई वर्षों के बाद अमेरिका के कम से कम 10 करोड़ मूल जो निवासी थे रेड इंडियंस, उनका खात्मा कर दिया। आज जो देश अमेरिका, स्पेन ह्यूमन राइट्स की दुहाई देते हैं कि हमारे भारत में ह्यूमन राइट्स सही नहीं है, कश्मीर की दुहाई देते हैं, पाकिस्तान की, उनका खुद का इतिहास खून पर लिखा गया है। 10 करोड़ रेड इंडियंस की लाश पर खड़ा है अमेरिका का इतिहास। आज चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी वो गीत गाते हो कि हमारे भारत में ह्यूमन राइट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी नींव 10 करोड़ रेड इंडियंस की लाश पर रखी है। और आज उस मूलभूत निवासी के मरने के बाद उनके यहाँ रेड इंडियंस जो एक्चुअल निवासी थे अमेरिका के, उनकी संख्या बहुत कम रह गई है, बहुत कम। और सेम हुआ वास्को डिगामा के साथ। उसने जब पहली बार वो भारत आया तो 7 जहाज़ लगभग उसने असरफी सोने भर करके अपने देश पुर्तगाल भेजा। दूसरी बार आया तो 11 जहाज़, तीसरी बार आया तो 21 जहाज़। समझ रहे हो देश हमारा जो सोने की चिड़िया थी उसको किस तरह से निचोड़ा गया। चौथी बार में तो उसकी हत्या हो गई। ठीक है, चौथी बार में उसकी हत्या हो गई। अब क्या हुआ, मतलब मर गया था वो। पुर्तगालियों को लगा यार हमारे देश में बहुत पैसा है भारत में। उन्होंने क्या, उनको कुछ टेक्स्ट भी मिला था, हिस्ट्री का भी पता चला था कि 17 साल तक मोहम्मद गजनवी ने सिर्फ एक जो मंदिर था, सोमनाथ का जो मंदिर था, उसको उसने इतना लूटा 14वीं 15वीं शताब्दी में, 17 साल तक, और पता नहीं कितनी असरफियाँ निकाली। तो उनको लगा यार सिर्फ एक मंदिर में, हालांकि मोहम्मद गजनवी में बहुत सारे लूटपाट के काम किए थे, लेकिन उसने 17 साल हमारे उस पर राज करा था। तो उनके दिमाग में आया कि यार जब एक मंदिर से इतना पैसा निकल रहा है तो क्यों ना हम इसको लूटें। तो पुर्तगालियों ने आकर के हमारे देश में लूटपाट शुरू करी और तब से शुरू हुआ हमारे देश का शोषण, हमारे देश का जो हनन था। 70-80 ईयर्स तक कंटिन्यूस उन्होंने लूटा। फिर फ्रांसीसी आए, उन्होंने 70-80 साल लूटा। फिर डच आए। इस तरह से एक नई परंपरा रची गई हमारे देश को लूटने की। मगर अंग्रेज़ों ने एक नया तरीका निकाला। अभी तक जो लोग आते थे वो सेना, वो हथियार लेके आते थे, मार काट करके जाते थे। अंग्रेज़ों ने देश को लूटना नहीं बल्कि देश को गुलाम बनाना ज़रूरी समझा। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव रखी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, गुजरात में, जो उस टाइम जो बंदा आया था उसका नाम था जेम्स कूपर। उसने वहाँ के जो नवाब थे, एक मिनट, उनके नवाब का नाम क्या था, फिराजुद्दौला नाम था शायद, नहीं, फिराजुद्दौला ने तो लड़ाई लड़ी थी उस टाइम। मुझे नाम याद नहीं है उस टाइम सूरत के नवाब कौन थे गुजरात के। लेकिन अंग्रेज़ों ने कम से कम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक कोठी की डिमांड करी। आज भी सूरत में वो कोठी कूपर विला के नाम से मौजूद है। जेम्स कूपर ने वो कोठी अपने उस टाइम पे ली थी और तब से शुरू हुआ वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। और 1612 में उन्होंने वहाँ जो गुजरात में, जो सूरत में जो नवाब थे, उनकी हत्या करवा दी जेम्स कूपर ने। ठीक है, उसके बाद
सूरत के सारे बंदरगाह अपने कब्ज़े में ले लिए और धीरे धीरे उन्होंने अपना इसी तरह का शासन पूरे देश में शुरू करा। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हर जगह 1750 से सारा देश 1750 आते आते पूरा देश उनकी ग़ुलामी के अंडर आना शुरू हो गया। तब बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जिसको ये समझ में आया कि ये देश लूटा जा रहा है, ऐसे तो हमारा देश गुलाम बनेगा। उसने फैसला करा लड़ाई का। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो बात मैं कह रही थी कि उस टाइम अंग्रेज़ों के पास सिर्फ़ और सिर्फ 300 सैनिक थे और हमारे पास 18,000। फिर भी हम हार गए। पहली लड़ाई प्लासी का युद्ध जो होना था 1757 में, 57 में, वो हम हार गए। और अगर वो लड़ाई हम जीत जाते तो शायद अंग्रेज़ हम पर 200 साल राज नहीं कर पाते। तो अब हमें ये जानना है वो लड़ाई हम हार कैसे गए। भाई देखो, उस टाइम जो बंदा लड़ने आया था वहाँ बंगाल के नवाब से, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का एक चिट्ठी वायरल हुआ था जो उसने अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिखा था कि भाई हम सिर्फ 300 लोग हैं, हम 1 घंटे से भी ज़्यादा युद्ध नहीं कर पाएंगे। वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये जवाब दिया कि हम आपको अभी आर्मी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि 1757 में फ्रांस में जो एक पर्सन था नेपोलियन बोनापार्टे, उनके साथ युद्ध चल रहा था। मतलब वो क्या कर रहा था, फ्रांस से सभी जो ब्रिटिश पीपल थे उनको मार कर बाहर भगा रहा था। तो उसको बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी आर्मी वहाँ लगा रखी थी। तो अब रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 300 लोग थे, जिनकी मदद से उसको 18,000 लोगों को हराना था। भाई उसको दिमाग में नहीं आया वो करे क्या। तब उसने साम दाम दंड भेद खेला। और भाई कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए वाली कहानी हुई। जो फराजुद्दौला था उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। वो हर समय एक सपना देखता था कि उसको गद्दी चाहिए बंगाल की, और ये कमज़ोर नस्ल पकड़ ली रॉबर्ट क्लाइव ने। और उन्होंने उसके सामने ये तोहफ़ा रख दिया कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम अपने सैनिकों को बोलो, 18,000 सैनिकों को, कि युद्ध के समय वो मेरे सामने हथियार डाल देंगे। और दोस्तों, इस लालच में आकर मीर जाफ़र ने वही करा। और अंत में हुआ ये कि बंगाल का जो प्लासी का युद्ध था, जो युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ हमारे देश की ग़ुलामी के लिए, वो अंग्रेज़ों ने जीत लिया। और उस तरह से बंगाल के नवाब की हत्या कर दी गई सिराजुद्दौला की। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और वहाँ से शुरू हुई 1757 से 1947 तक की हमारी अपमान की ग़ुलामी की ज़िंदगी। क्योंकि उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता को और मजबूत करना शुरू करा। इस तरह से चोरी छुपे उन्होंने हत्याएं कराई, उन्होंने अपने ईस्ट इंडिया शासन को बढ़ाया। 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दी यार। सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, कितने महान योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी एक बंदे की वजह से, जिसका नाम मैं बोलूँगी मीर जाफ़र। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, उसके बाद न जाने कितने भेदियों ने यही काम करा। तो मेरा मकसद यहाँ पे लाने का सिर्फ ये था कि दोस्तों संभल कर रहिए। उस समय तो एक मीर जाफ़र ने धोखा दिया था, आज हमारे देश में न जाने कितने मीर जाफ़र मौजूद हैं जो अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो देश यदि उस समय गुलाम हो सकता था तो आज भी हो सकता है। तो कृपया करके लॉयल रहिए अपने देश के लिए, अपने लालच के लिए। क्योंकि क्या मिला मीर जाफ़र को भी, क्या मिला? देश गुलाम हुआ, उसने भी यातनाएं सही, सबने यातनाएं सही। तो हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं था। उस टाइम 10 करोड़ की आबादी थी हमारी 14वीं 15वीं शताब्दी में, और सिर्फ 35-50 हज़ार के अंग्रेज़ हम पर रूल करके चले गए। कमज़ोरी हमारे अंदर थी। हम क्यों अंग्रेज़ों को गाली देते हैं? कमज़ोरी हमारे अंदर थी। हमारी थाली में खाने वालों ने हमारी थाली में छेद करा था। थिंक ओवर दिस। क्या वाकई भारत अंग्रेज़ों की वजह से गुलाम हुआ था? सोचिएगा ज़रूर। बाय। जय हिंद, जय भारत।